Hello friends, this is Abhishek and again I welcome you on Study Online. Today we are going to discuss three important articles from the two-day The Hindu and Indian Express newspaper. 2 दिन का न्यूज़पेपर से एक्सट्रैक्ट किया गया जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है because every day the news are not coming important for your examination point of view. So for that I am not making a daily basis single article video. So that is why I clubbed 2-day newspaper, that is July 6th and July 8th. So I find that three important articles are important from exam point of view. So that is why I am going to discuss this article with all of you. So let's start. पहला आर्टिकल अगर हम देखें जो कि है आपका इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू में ये कॉमन था, ये 6 जुलाई 2020 का आर्टिकल है। चाइनीज इंपोर्ट्स बैंक्स डिले इशू ऑफ एलसीज फ्लैग एसएमई सॉल्वेंसी कंसर्न। तो ये आपको समझना है। सबसे पहले आप इस आर्टिकल को समझिए, फिर उसके बाद मैं इस आर्टिकल में क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये बेसिकली ये न्यूज आया जब आपने सुना होगा कि जैसे हमारा एलएसी के ऊपर जो भी चाइना के साथ कन्फ्रंटेशन चल रहा था, तो जब से ये इशू चल रहा है तब से गवर्नमेंट थोड़ा एक्शन में आ रहा है और जो जितना भी सारा चाइनीज वगैरह एप्स है उनको बैन किया जा रहा है, प्रोजेक्ट है उनको कैंसिल किया जा रहा है। इन द सेम वे जो भी कुछ चाइना से जो हमारे देश में जो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं बिजनेस पर्सपेक्टिव से, तो जितने भी सारे इंपोर्ट्स आ रहे हैं तो उसको वहां पर पोर्ट पर उसको 100% वहां पर चेक किया जा रहा है। तो पहले क्या होता था कि सैंपल चेकिंग होता था, फिर उसके बाद उसको रिलीज कर दिया जाता था, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि 100% उसको वहां पर चेकिंग किया जा रहा है। जिसके चलते क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो कंसाइनमेंट आ रहा है चाइना से हमारे पोर्ट पर आकर वो यहाँ पर आकर बहुत दिनों से पड़ा रहा है, जो कि न्यूज में था कि जो भी कस्टम्स ऑफिशियल्स है दे आर टेकिंग टू मच टाइम लाइक जो भी आपका उसको चेक करने में। तो इससे जो इश्यूज क्रिएट हो रहा है, जो हमारे यहाँ की जो कंपनियां हैं जो चाइनीज का जो मैन्युफैक्चर जो चाइनीज गुड्स वगैरह जो लाकर हमारे देश में जो भी कुछ प्रोडक्ट बनाती हैं, तो वो जो इंपोर्ट कर रही है तो वो उनके उनके इस ये आपका जो पोर्ट पर जो अटक गया है जितना भी सारा गुड्स है जो कि चेकिंग के चलते, तो जिसके चलते क्या हो रहा है कि इनको अपना डिले हो रहा है प्रोडक्ट को बनाने में। सपोज कीजिए कोई एक कंपनी है वो कोई भी प्रोडक्ट बना रही है या असेंबल कर रही है जिसमें से उसका कुछ प्रोडक्ट आपका चाइना से आ रहा है। जब वो अपना फाइनल गुड्स बना रही है तो वो वेट कर रही है कि वो प्रोडक्ट चाइना से कब आएगा, फिर उसको फाइनल असेंबल करके फिर देन वो एक्सपोर्ट कर पाएगा। तो इसके चलते देखा जा रहा है कंपनी जो है वो चूंकि उस प्रोडक्ट के लिए वेट कर रही है और लंबे दिनों तक अगर उसी चेकिंग में चला जा रहा है, तो जिसके चलते यहाँ की कंपनियां हैं जो उनका बिजनेस में थोड़ा नुकसान होने का बात हो रहा है। ये मैटर इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को भी रेज किया है। ये मैटर इसे जो छोटी छोटी कंपनियां एसएमई कंपनियां हैं तो ये मैटर उन्होंने आरबीआई को भी रेज किया है कि अगर इसी तरीके से अगर ऐसा सिचुएशन चलता रहा तो फिर हम फ्यूचर में हो सकता है तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपोर्ट का जो कि हम रॉ मटेरियल चाइना से यूज करके एक्सपोर्ट करते हैं तो वो फ्यूचर में नहीं हो पाएगा। तो जिसके चलते क्या हो रहा है कि आरबीआई को एक इशू लग रहा है और इन कंपनियों को इशू लग रहा है कि हम फ्यूचर में डिफॉल्ट हो सकते हैं। तो डिफॉल्ट हो रहा है उसमें सबसे बड़ी जो बात क्या आ रही है, जो बैंक है वो अब रिस्क लेना नहीं चाहता है। बैंक क्या कर रहा है, डिले कर रहा है। किस चीज में डिले कर रहा है, एलसी इशू करने में डिले कर रहा है, जो कि इसको बोलता है लेटर ऑफ क्रेडिट बोला जाता है। अब ये कंपनियां इंपोर्ट कर रही है चाइना से, तो इनके लिए जब पेमेंट का बात होता है तो यहाँ पर एक बैंक का एक सपोर्ट लेती है जिसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे लेटर ऑफ क्रेडिट में। इट इज मोर और लेस इक्विवेलेंट टू द बैंक गारंटी। अब बैंक चूंकि इन लोगों को नहीं देना चाह रहा है, जल्दी इशू नहीं करना चाह रहा लेटर ऑफ क्रेडिट, क्योंकि बैंक को लग रहा है क्या कि अगर हमने एलसी इशू कर दिया हमारा तो जितना भी है पेमेंट तो कंपनी चाइना के कंपनी के पास चला जाएगा, बट यहाँ पर जो पोर्ट पर आकर जो गुड्स अटका हुआ है तो वो कंपनीज को नहीं मिल पा रहा है। जिस तरीके से कंपनी बिजनेस एक्सपेंड नहीं कर पा रही है, बिजनेस प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है, और प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है तो सेल नहीं कर पा रही है, और सेल नहीं कर पा रही है तो ये जो भी एलसी जो बैंक ने ऑलरेडी पेमेंट कर चुका है चाइना के कंपनी को, तो उसके चलते बैंक का जो पैसा फंसा हुआ है इन कंपनियों का जो पोर्ट्स पर आकर गुड्स अटका हुआ है, जिसके चलते बैंक का पैसा फंसा हुआ है। तो बैंक अभी क्या कर रहा है, इसको डिले कर रहा है कि नहीं हम एलसी अभी फिलहाल कोई भी इंडियन कंपनी जो दोज हु आर इंपोर्टिंग फ्रॉम चाइना वी डू नॉट वांट टू ओपन एलसी फॉर दोज कंपनी, बिकॉज़ अभी जैसा इशू चल रहा है में भी हो सकता है तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी हो सकता है, तो बहुत सारा इश्यूज क्रिएट हो सकता है। सो दैट इज व्हाट द इशू जो कि एसएमई को प्रॉब्लम हो रहा है, एंड बैंक को भी डर लग रहा है कि अभी इशू कर देने से एलसी फिर बाद में हमको जाकर दिक्कत होगा। अगर ये कल के डेट में कंपनी नहीं चल पाई, डिफॉल्ट कर दी, तो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट जो भी है वो भी जो भी हमने एलसी से फाइनेंस किया हुआ है वो जाकर वहां पर अटक जाएगा। So this was basically the issue of this article. Now what you need to understand from this article is that letter of credit, it is very much important for your UPSC prelims examination. At the same time those who are appearing for the
banking examination. So now let's discuss what is letter of credit. Now I have written all the important the thing which you need to understand from this article. I will share this PDF on my official Telegram channel. From there you can get the link. But before reading all these things, let me first of all make you understand what is all about letter of credit. ये आपको समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि एक कंपनी है जिसको बोला जा रहा है ये इंपोर्ट कर रहा है एबीसी लिमिटेड। ये एबीसी लिमिटेड एक इंडिया कंपनी है जिसको बोला जा रहा है इंपोर्टर। ये इंपोर्टर है, कोई इंपोर्टर कुछ मशीन इंपोर्ट करना चाहता है। कहां से इंपोर्ट करना चाहता है? ये इंपोर्ट करना चाहता है चाइना से। मान लीजिए ये चाइना से इंपोर्ट करना चाहता है। चाइना में कोई एक कंपनी का नाम पकड़ लीजिए, हु चू मू जू, ऐसा ही लोगों का नाम नियर अबाउट होता है। तो जो भी है पकड़ लीजिए, हु चू मू लिमिटेड कंपनी एक कंपनी है चाइना का। ये इंपोर्टर एबीसी लिमिटेड क्या करना चाहता है? यहाँ से चाइना से इंपोर्ट करना चाहता है। अब ये क्या होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट कैसे इशू किया जाता है? ये बेसिकली बात है कि इंटरनेशनल जब भी आप कोई भी गुड्स सपोज कीजिए कहीं से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ना हु चू लिमिटेड कंपनी एबीसी को जानता है, ना एबीसी हु चू लिमिटेड कंपनी। तो इन दैट सिनेरियो जब पेमेंट करने का बात आता है, तो ये चाइना का ये कंपनी बोलता है पहले हमको पेमेंट कर दो फिर हम गुड्स रिलीज करेंगे। फिर ये एबीसी लिमिटेड बोलता है पहले हम पेमेंट नहीं करेंगे, बिकॉज जब तक हम गुड्स नहीं पाएंगे तब पेमेंट नहीं करेंगे। चाइना का जो कंपनी है वो बोल रहा है कि नहीं, तुम गुड्स पाने के बाद फिर पेमेंट नहीं करोगे। और एबीसी लिमिटेड बोलता है कि मैंने पेमेंट कर दिया, फिर फाइनली तुम अगर सपोज करो गुड्स नहीं पेमेंट करोगे। तो ये क्या एक इंटरनेशनल, अगर ये बाई चांस कहीं पर कंसाइनमेंट अगर आकर कहीं पर फंस जाता है तो कल के डेट में इशू क्रिएट हो जाएगा। तो ये कंपनी भी रिस्क लेना नहीं चाहता और ये कंपनी भी रिस्क लेना नहीं चाहता है। तो इंटरनेशनल लेवल पर एक प्रैक्टिसेस होता है जिसको बोला जाता है यूनिफॉर्म कस्टम्स प्रैक्टिसेस, यूनिफॉर्म प्रैक्टिसेस कस्टम्स एंड डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, यूसीपीडीसी, यूनिफॉर्म कस्टम्स प्रैक्टिसेस ऑफ डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। तो ये इंटरनेशनल लेवल पर क्या होता है, कोई लॉ नहीं होता है कि ये इंडिया का कंपनी कोई रेगुलेट करेगा, गवर्न करेगा, या चाइना का कोई कंपनी रेगुलेट कराएगा, गवर्न करेगा। ये इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस है, ये कोई लॉ नहीं होता है। कल के डेट में कोई इशू हुआ तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ये मैटर जाएगा, ये यहाँ पर जो भी कुछ ट्रेड में फंसा हुआ था। तो एलसी में क्या होता है, यहाँ पर एबीसी लिमिटेड क्या करता है कि ये अपना जो बैंक है, जो इसका जो करीबी बैंक है जिसके साथ इसके अकाउंट मेंटेन करता है, दैट इज उसको बोला जाता है करंट अकाउंट। तो एबीसी लिमिटेड अपना करंट अकाउंट मेंटेन कर इंडिया के बैंक के साथ, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास। तो ये क्या करेगा, इंपोर्टर जो है वो जाकर एबीसी लिमिटेड स्टेट बैंक को बोलेगा कि हमको एक एलसी ओपन कर दीजिए ऑन बिहाफ ऑफ लाइक दिस पर्टिकुलर कंपनी को पेमेंट करना है। तो मतलब एबीसी लिमिटेड कोई गुड्स इंपोर्ट करना चाहता है बट पेमेंट पहले नहीं करना चाहता है। वो चाहता है कि एक बार गुड्स रिलीज हो जाए तब मेरा जाकर पेमेंट हो। तो ये यहाँ पर क्या करता है, ये पूरा ट्रांजेक्शन में एबीसी लिमिटेड बोलता है कि ठीक है पेमेंट आपका हो जाएगा, मेरे बिहाफ पर ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी टू मेक पेमेंट ऑन दिस थिंग्स। तो ये एबीसी लिमिटेड जाकर स्टेट बैंक को जाकर बोलता है कि एलसी मेरे नाम पर ओपन कर दो, कि कल के डेट में अगर मैं नहीं पेमेंट कर पाया तो देन तुमको पेमेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ क्या करते हैं, एबीसी लिमिटेड जो इसका कस्टमर होता है, देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है। एलसी का नाम क्यों पड़ा था, पहले के समय में क्या होता था कि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया राइटिंग ए लेटर इन द एक्सपोर्टिंग कंट्री का जो भी है वहां पर लेटर लिखा जाता है कि इसके अगेंस्ट में हम आपका पेमेंट कर देंगे अगर कोई डिफॉल्ट होता है। दैट इज व्हाई वहीं से ये आपका जो प्रॉब्लम है, ये लेटर ऑफ क्रेडिट का नाम वहीं से लेकर आया गया है। अब यहाँ पर समझिए क्या होता है, अब ये चाइना का जो सपोज कि ये चाइना है, तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मान लीजिए ये चाइना का कोई भी बैंक हो जहां पर ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसके साथ रिलेशन मेंटेन करता है। मान लीजिए कोई एक बैंक है, मैंने एक बैंक का नाम पकड़ लिया एबीएन एमआरओ एक बैंक है, ये चाइना में बैंक है मान लीजिए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसके साथ एक रिलेशन मेंटेन करता है जिसको टेक्निकल टर्म में हम लोग बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग। तो ये कौन मेंटेन कर रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एबीएन एमआरओ के साथ कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग रिलेशन मेंटेन करता है। ये उसके पास इसका अकाउंट है, इसके पास इसका अकाउंट है। अब ये क्या करता है, चाइना का ये जो कंपनी है हु चू जो कंपनी है, ये इसका भी एक अपना बैंक है जिसको बोला जाता है सिटी बैंक बोला जाता है। ये एक इसका अपना जो बैंक है, जिस तरीके से इंपोर्टर का जो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ का चाइना का जो कंपनी है इसका कंपनी का जो बैंक है वो सिटी बैंक। अब ये क्या करता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एबीएन एमआरओ को एक लेटर को सेंड करता है कि देखो मेरा एक कस्टमर है एबीसी लिमिटेड चाइना से इंपोर्ट कर रहा है, तो तुम जाकर चाइना की जो कंपनी है उसको जाकर बोलो भाई तुम गुड्स रिलीज कर दो, तुमको पेमेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर देगा।
एबीएन एमआरओ बैंक क्या करता है, ये पूरा का पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इन दोनों के बीच, एबीसी लिमिटेड और चाइना के बीच, ये कॉन्ट्रैक्ट लेटर ले जाकर पहुंचकर फिर यहाँ का आकर बोलता है कि देखो चाइना की जो कंपनी है कि भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का बैंक है जो कि इंपोर्टर जो है एबीसी लिमिटेड उसका बिहाफ पर पेमेंट करने के लिए रेडी है, तुम गुड्स जो भी कुछ है उसको रिलीज कर दो। आफ्टर गेटिंग द जो भी डॉक्यूमेंट है स्टेट फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चाइना का ये बैंक क्या करता है, चाइना का ये जो है कंपनी ये पूरा का पूरा अपने सिटी बैंक के पास भेजता है, और सिटी बैंक के पास भेजने के बाद सिटी बैंक को बोलता है कि तुम चेक करो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेटर ऑथेंटिक है कि नहीं है। यहाँ पर सिटी बैंक क्या करता है, चेक करने के बाद चाइना के जो कंपनी है उसको बोलता है कि नहीं सब कुछ जो भी कुछ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जेन्युइन है, और जो लेटर भी इसने रेज किया हुआ है कि नहीं पेमेंट कर देगा वो भी सही है। तब ये एश्योरेंस मिलने के बाद ये जो कंपनी है, ये कंपनी क्या करता है, गुड्स बनाकर फिर यहाँ से डिस्पैच कर देता है, भाई शिप के माध्यम से यहाँ से गुड्स डिस्पैच कर देता है। जिस दिन वो गुड्स डिस्पैच करता है, जिस दिन वो गुड्स डिस्पैच करता है पोर्ट से, तो ये सारा का जितना भी सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स है फिर वो एबीएन एमआरओ को दे देता है, बोलता है कि हमने गुड्स आज डिस्पैच कर रहे हैं, जिस दिन डिस्पैच करेंगे उसी दिन हमको पेमेंट मिलना चाहिए। एबीएन एमआरओ चेक करता है कि हाँ अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन जितना भी सारा है वो जितना भी डॉक्यूमेंट है सब सही है, तो एबीएन एमआरओ क्या करता है, चेक करने के बाद फिर क्या करते हैं, इसको यहाँ पर चाइना की जो कंपनी है उसको पेमेंट कर देता है, और ये सारा का सारा जितना भी सारा जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो स्टेट बैंक को भेज देता है, और ये गुड्स बाद में आता है आपका पोर्ट पे। यहाँ पर क्या होता है, ये जितना भी सारा जो एग्रीमेंट का जो डॉक्यूमेंट है चाइना ने पूरा दे दिया आपका कि बिल ऑफ लेडिंग हुआ, बिल ऑफ एक्सचेंज हुआ, जो भी कुछ गुड्स का डिटेल्स है चाइना का जो कंपनी है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फॉरवर्ड कर देता है वो भी, और ये सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्टेट बैंक के पास आ जाता है, और स्टेट बैंक फिर बोलता है एबीसी लिमिटेड कंपनी को ये डॉक्यूमेंट ले जा और मेरा जो भी है पैसा जो भी है मेरा को क्लियरेंस कर दो। और ये डॉक्यूमेंट्स ले जाने के बाद, ये सारा डॉक्यूमेंट ले जाने के बाद एबीसी लिमिटेड इंडिया के पोर्ट पर आएगा, और यहाँ से अपना जो भी कंसाइनमेंट उसका आ रहा है फिर वहां से वो डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद वो कंसाइनमेंट लिखकर चला जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या होगा, इंपोर्टर फिर उसको पेमेंट कर देगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। तो इसका मतलब क्या है कि पहले एबीसी लिमिटेड को भी पेमेंट नहीं करना पड़ा, आफ्टर गेटिंग द कंसाइनमेंट एबीसी लिमिटेड ने किसको पेमेंट किया, स्टेट बैंक को पेमेंट किया। यहाँ पर चाइना का जो कंपनी है वो जो कंपनी बोला जा रहा है वो जिस दिन उसको गुड्स रिलीज किया उसको उसी दिन उसको पेमेंट मिल गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये लेटर ऑफ क्रेडिट एक एश्योरेंस होता है दो पार्टी, इंटरनेशनल दो पार्टी के बीच में, जिससे दोनों एश्योर्ड हो जाते हैं नहीं उनको पेमेंट मिल जाएगा, इसको गुड्स मिल जाएगा। सो ये इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस जो की है फॉलो किया जाता है, दैट इज व्हाट यू विल फाइंड इन दिस रिटन डॉक्यूमेंटेशन। जो भी हमने आपको बोला ये यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट होता है जो कि इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईसी में ये यहाँ पर रेगुलेट होता है, कल के डेट में कोई भी डिस्प्यूट वगैरह राइज होता है। तो अब यहाँ पर देखिए ये टर्मिनोलॉजी आपको समझना बहुत जरूरी है। एक होता है बायर्स, इंपोर्टर्स और द एप्लीकेंट, या तो आप बायर्स बोलिए या इंपोर्टर्स बोलिए, एप्लीकेंट बोलिए। जो इस केस में अभी हमने डिस्कस किया वो था आपका एबीसी लिमिटेड। यहाँ पर है सेलर्स, एक्सपोर्टर्स एंड बेनिफिशियरी, जिसको बोला जाता है हु जू मू कंपनी, जो चाइना का कंपनी था उसको बोला जाए। ओपनिंग बैंक, बायर्स बैंक जो कि बोला जा रहा है एलसी का, ये है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको बोला जा रहा है। एडवाइजिंग बैंक हु एक्ट एज एन एजेंट, जो कि हमने बोला था एबीएन एमआरओ, वो आपका एडवाइजिंग बैंक हुआ। निगोशिएटिंग बैंक जो हमने चाइना का बैंक बोला था आपका सिटी बैंक, वो आपका यहाँ पर सिटी बैंक हुआ। और रिम्बर्समेंट बैंक आपका फिर वही एबीएन एमआरओ बैंक हुआ। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेटर ऑफ क्रेडिट, दैट इज व्हाट यू नीड टू नो व्हाट इज लेटर ऑफ क्रेडिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। सो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द बैंक एग्जामिनेशन, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपको ये याद होना चाहिए। लेट्स मूव टू द अनदर आर्टिकल व्हिच इज अगेन इंपॉर्टेंट। Now it was in the news regarding the Life Insurance Corporation of India। क्या न्यूज में था कि एलआईसी क्या कर रहा है, जितना भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है छोटी छोटी कंपनियों में, वहां से अपना स्टेक क्या कर रहा है एलआईसी उसको बेच दे रहा है। वो वहां से बेचकर वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है किसमें, बड़ी बड़ी कंपनियों में करना चाहता है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन थोड़ा बड़ा है। ये क्यों कर रहा है, बिकॉज हमने अभी आपने न्यूज सुना होगा इस बार बजट में जिस तरीके से बोला गया था कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट क्या करना चाहता है, उसका स्टेक सेल करना चाहता है। गवर्नमेंट क्या करना चाहता है, उसका आईपीओ लेकर आना चाहता है। तो ऑलरेडी एलआईसी का बहुत जगह इधर उधर बहुत इन्वेस्टमेंट होकर रखा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि एलआईसी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है आईडीबीआई बैंक में, जिसको गवर्नमेंट ने बोला कि आईडीबीआई का वो उसमें जाकर इन्वेस्टमेंट करो, मोर देन 51% इन्वेस्टमेंट वो आपका एलआईसी ने आईडीबीआई में करके रखा हुआ। तो ये सब जितना भी सारा प्लान है कि जितना छोटा छोटा कंपनी में एलआईसी का इन्वेस्टमेंट है उसमें से निकल कर एक बड़ा कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है कि ताकि वो जो भी सामने आईपीओ आए उसमें उसको ज्यादा
तो ये बेनिफिट मिल सके। नाउ इस दिस आर्टिकल में बेसिकली यही आपको बोला गया है कि ये क्यों एलआईसी कर रहा है। तो यहाँ पर जो चीज आपको समझने वाली है वो है आपका दो टर्म है, एक है आपका इनिशियल पब्लिक ऑफर और दूसरा है डिसइन्वेस्टमेंट, या समटाइम्स वी राइट नाउ वी यूज्ड टू कॉल इट एज ए डाइवेस्टमेंट, इसको बोला जाता है। या तो इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलिए या तो डाइवेस्टमेंट बोलिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इनिशियल पब्लिक ऑफर किसको बोला जाता है। इनिशियल पब्लिक ऑफर में जो कि बोला जा रहा है कि सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज टू द पब्लिक इन द प्राइमरी मार्केट। अब जैसा बात है इनिशियल पब्लिक ऑफर, ये आता है आपका सेबी के अंडर में। जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम लिस्टेड होती है, जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में आती है, व कोई भी कंपनी फंड रेज करना चाहती है। सपोज कीजिए कंपनी क्यों इनिशियल पब्लिक लेकर आ रही है, क्योंकि कंपनी बड़ा एक्सपेंशन सोच रही है। तो कंपनी दो तरीके से आप पैसा रेज कर सकती है मार्केट में। एक होता है आपका डेब्ट से, जो कि बोरो करती है कंपनी, और दूसरा होता है इक्विटी से, जो कि शेयर को सेल करती है। तो कोई भी कंपनी मान लीजिए, तो कंपनी फर्स्ट टाइम अगर मार्केट से फंड रेज करना चाहती है, तो कंपनी या तो डेब्ट से फंड रेज करती है, बोरो करती है, जो कि डिवेंचर्स बॉन्ड वगैरह इशू करती है। डेब्ट में अगर आपका डिवेंचर्स आ गया, बॉन्ड्स आ गया, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स आ गया, वहां से रेज करती है, या तो इक्विटी से फंड रेज कर सकती है, जो कि बोला जाता है कि सेलिंग शेयर्स। अब कोई भी फर्स्ट टाइम कोई भी कंपनी अगर शेयर मार्केट में अगर अपना शेयर लेकर आती है, तो उसको बोला जाता है आईपीओ बोला जाता है। तो सेबी में दो मार्केट है, एक को बोला जा रहा है प्राइमरी मार्केट, एक को बोला जा रहा है प्राइमरी मार्केट, और दूसरे को बोला जा रहा है सेकेंडरी मार्केट। दूसरे को बोला जा रहा है सेकेंडरी मार्केट। अब जो भी कोई कंपनी फर्स्ट टाइम अगर शेयर लेकर आती है, तो उसको प्राइमरी मार्केट से ही लेकर आना पड़ेगा। और जितना इस कोशिश करती है कंपनी के प्राइमरी मार्केट्स में आईपीओ, ये प्राइमरी मार्केट में बात किया तो यहीं पर कंपनी को आईपीओ लेकर आएगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जैसा कि नाम आपको दिख रहा है इनिशियल, फर्स्ट टाइम कोई कंपनी मार्केट में आ रही है, दिस इज इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम। और यहीं से कंपनी जितना कोशिश करती है कि मार्केट से फंड रेज कर पाए। और बाद में जब एक बार आईपीओ इशू हो जाने के बाद कंपनी जहां पर जाकर सेकेंडरी मार्केट में लिस्टेड हो जाती है, और कंपनी के शेयर्स का यहाँ पर क्या होता है, ट्रेड होता है, क्योंकि एक लोग दूसरे लोगों के बीच में, कंपनी और कंपनी के बीच में ट्रेड होता है। बट यहाँ पर कंपनी का कोई दूसरा कोई रोल नहीं होता, यहाँ पर लोगों के बीच में ये शेयर जो कंपनी का होता है वो ट्रेडिंग होता है। परचेज एंड सेलिंग वगैरह जो भी होता है सेकेंडरी मार्केट में होता है। दिस इज द फर्स्ट टाइम कोई भी कंपनी जो कि कभी भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट, कोई शेयर मार्केट में अभी नहीं आई है, अगर मार्केट से फंड रेज करना चाहती है, तो दैट इज जो बोला था अनलिस्टेड कंपनीज व्हिच आर नॉट लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट, दैट इज अनलिस्टेड कंपनी फर्स्ट टाइम अगर आना चाहती है, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आए। सो जहां तक बात है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज द गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी व्हिच इज नॉट लिस्टेड इन द Securities Exchange Board of India. It is not a listed company. So that is why life insurance is coming with an IPO. The government is coming with a plan कि government का plan क्या कर रहा है कि 10% stake, 6% से लेकर 10% stake सेल करने का बात है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का जो 100% अभी फिलहाल स्टेक है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। मतलब कंट्रोल पूरा का पूरा 100% गवर्नमेंट के पास है। यहाँ पर गवर्नमेंट क्या सोच रहा है कि यहाँ से इसका कंपनी का 10% शेयर यहाँ से स्टॉक मार्केट में सेल करेगा, शेयर मार्केट में इसको सेल करना है। तो गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू मोबिलाइज 90,000 करोड़ ऑफ कैपिटल सेलिंग शेयर। मान लीजिए ये कंपनी, मान लीजिए अगर बात कर रहे हैं 100% स्टेक गवर्नमेंट का, ये कंपनी अगर बात करें लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नियर अबाउट 31 लाख करोड़ का ये कंपनी है गवर्नमेंट का। इतना बड़ा कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी गवर्नमेंट का, कि ये 31 लाख करोड़ का पीएसयू। यहाँ से 10% सेल करने से गवर्नमेंट को क्या होगा, 90,000 करोड़ का रेवेन्यू मिलेगा। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम द कंपनी इज कमिंग विद एन आईपीओ प्लान। नाउ ये तो आपने समझ लिया कि आईपीओ के साथ आ रहा है। जो काम जो गवर्नमेंट कर रहा है, जिसको टेक्निकल टर्म में वी कॉल इट एज ए डिसइन्वेस्टमेंट, हम लोग उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। आज के समय में जो बात इसको करते हैं, इसको डाइवेस्टमेंट भी बोला जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड डिसइन्वेस्टमेंट होता क्या है। कंपनी क्या होता है कि जितना भी सरकार के अंडर में जितना भी सारा कंपनियां है, वो कंपनियां से सरकार क्या करती है, सेल करती है। जैसे हमने अभी आपको बोला लिक्विडेशन ऑफ द एसेट बाय द गवर्नमेंट, यूजुअली सेंट्रल एंड स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ऑफ द फिक्स्ड एसेट। कंपनी के जितना भी सारा है गवर्नमेंट के ओन में है, गवर्नमेंट उसको सेल करके लिक्विडेशन ऑफ एसेट करके वहां से मनी जनरेट करता है। तो जहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा रहता है, तो वहां पर गवर्नमेंट वहां से कुछ स्टेक सेल करता है। जैसे इस बार का डिसइन्वेस्टमेंट का प्रत्येक साल गवर्नमेंट टारगेट करता है कि कौन कौन पीएसयू जो भी है आपका वहां से शेयर सेल करेगा। सपोज कि एनटीपीसी हुआ, सेल हुआ, भेल हुआ, गेल हुआ, जितना भी सारा कंपनी है वहां पर 5% ऐसे करके टारगेट है। तो 2019 एंड 2020 2021 का गवर्नमेंट का टारगेट है 1,05,000 करोड़ का टारगेट है। गवर्नमेंट मार्केट से क्या करना चाहता है, रेवेन्यू सेल डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा जनरेट करना चाहता है। कैसे पैसा जनरेट करेगा, जिस तरीके से आपने देखा
कि कंपनी को आईपीओ लेकर आया, उसका शेयर सेल कर दिया, तो उसी को बोला जाता है डिसइन्वेस्टमेंट, सेलिंग स्टेक ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी इन द स्टॉक मार्केट। अब दो तरीके का आपका यहाँ पर होता है, एक होता है आपका नॉर्मल डिसइन्वेस्टमेंट बोलिए या डाइवेस्टमेंट बोलिए, और दूसरा होता है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट बोलिए। नॉर्मल डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट यहाँ पर 100% होल्डिंग है, यहाँ पर 10% स्टेक सेल कर दिया, बट स्टिल 90% गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी है। सो गवर्नमेंट इज द मैनेजमेंट में, गवर्नमेंट का ही रोल प्ले हो रहा है, डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट का ही हो रहा है। बट जब गवर्नमेंट स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पर अगर जाती है, तो वहां पर गवर्नमेंट क्या करता है कि वहां पर तो शेयर, तो उसका शेयर तो सेल कर ही रहा है, प्लस प्लस उसका क्या हो जाता है, उसका डिसीजन मेकिंग पावर भी गवर्नमेंट उसको सेल कर देता है। तो यहाँ का डिसीजन मेकिंग पावर कब होता है, जब आप 50% के नीचे चले जाते हैं और जिसके पास मेजोरिटी 51% होता है, तो उसी को बोला जाता है आपका डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेगा। सो दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। इट ट्रांसफर द ओनरशिप and control a public sector entity to some other entity, mostly to the private entity. So simple disinvestment, strategic disinvestment यही होता है कि strategic disinvestment में मेजोरिटी ऑफ सेल के साथ उसके पास जो डिसीजन मेकिंग होता है, जो पावर होता है, जो मैनेजमेंट कंट्रोल होता है, वो भी चला जाता है। अगर यहाँ पर देखेंगे डिफरेंट अप्रोच डिसइन्वेस्टमेंट का, एक तरीका है कि आप माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट कीजिए जिसमें मेजोरिटी गवर्नमेंट के पास रहेगा 51%। दूसरा होता है कि मेजोरिटी डिसइन्वेस्टमेंट कर दीजिए जहाँ की गवर्नमेंट ने मैक्सिमम सेल कर दिया और उसके पास लेस देन 51% गवर्नमेंट के पास उसके पास शेयर रहेगा। मान लीजिए कोई कंपनी 100% है, तो अगर नीचे 50% के नीचे मान लीजिए किसी कंपनी के गवर्नमेंट ने शेयर सेल कर दिया मोर देन 51%, तो गवर्नमेंट का कंट्रोल लेस देन 49% के नीचे चला जाएगा, तो वो गवर्नमेंट माइनॉरिटी में चला आएगा। तो जहां पर माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट होता है वहां पर बेसिकली बोला जाता है कि वहां पर आपका जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो चला जाता है। कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है जहां गवर्नमेंट पूरा का पूरा कंपनी प्राइवेट को कर दिया, 100% सेल कर दिया। तो दैट इज व्हाट द बेसिकली टर्म। अब यहाँ पर समझिए डिसइन्वेस्टमेंट, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट इज डूइंग डिसइन्वेस्टमेंट। अर्लियर इन द पास्ट वी हैव सीन द डिसइन्वेस्टमेंट कमीशंस आर देयर। नाउ इन द ईयर 1994 द गवर्नमेंट हैज मेड डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया था, डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट अलग से क्रिएट किया गया था। एंड देन इसके एक अलग से डिपार्टमेंट लेटर ऑन 2016 में अगर एक अलग से आपको डिपार्टमेंट ही बोला गया था, इसका नाम किया गया था डीपम, और आज के डेट में यही एक्टिव है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। यही आज के डेट में अगर बोला जाएगा कि कोई भी कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट का जो भी प्रोसीजर जो भी कुछ आपका है वो नोडल डिपार्टमेंट और जो भी कुछ है आपका ये डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट मैनेजमेंट यही करता है। इसके लिए एक अलग सा फंड क्रिएट किया गया था 2005 में, जो कि बोला जाता है नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड। मतलब सपोज कि एलआईसी को शेयर सेल किया 90,000 करोड़, वहां से पैसा जो आया वो इस फंड में जाकर जमा होगा। तो एक अलग सा फंड होगा जिससे पता चलेगा गवर्नमेंट को कितना सारा पैसा जो भी कुछ वहां पर आया। इसका बेसिकली गवर्नमेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन द बिजनेस। गवर्नमेंट कोई भी ऐसा कंपनी जो कि है कि उसमें अपना कोई दिमाग लगाना नहीं चाहता, कोई मैनेजमेंट में नहीं रहना चाहता, तो दैट इज व्हाट गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस बी इन द बिजनेस। तो किसी कंपनी का अगर बिजनेस में वो नहीं रहना चाहता तो उसको वो डिसइन्वेस्टमेंट कर दे रहा। तो जब गवर्नमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट 51% से नीचे हो जाएगा तो वो गवर्नमेंट का प्राइवेटाइजेशन की तरफ चला जाता है। अगर अब 51% से ऊपर गवर्नमेंट का स्टेक है और जिससे जो भी कुछ उसने स्टेक सेल किया तभी भी गवर्नमेंट मेजोरिटी में है, बिकॉज मोर देन 51% स्टेक। इस तरह से बात करें एलआईसी का, तो एलआईसी में 90% का स्टेक गवर्नमेंट के पास रहेगा, ओनली 10% स्टेक सेल किया जा रहा है। अब ये अच्छा भी है कुछ तरह का, कुछ गलत भी है, बहुत सारा इसके ऊपर प्रोज एंड बहुत सारा इसका कॉन्स है। तो फॉर ये अभी वो एक डिबेटेबल इशू है और इसके ऊपर जो भी कुछ है अलग सा जब डिसइन्वेस्टमेंट पढ़िएगा तो उसमें आपको अच्छे से समझा देंगे। बट फॉर द टाइमिंग यू ट्राई टू नो दिस टू इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज आईपीओ एंड व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द डाइंग इन्वेस्टमेंट। Now move to the next article that is again very much important in the 8th of July 2020। ये क्या बोल रहा है, सेंटर won't extend deadline for levy on the foreign e-commerce firm। अब ये न्यूज में क्या आया है कि आप जानते हैं कि जितने बहुत सारे कंपनीज है जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए, जैसे कि गूगल कंपनी है, जैसे हुआ कि अमेजन कंपनी है, जैसे हुआ नेटफ्लिक्स वगैरह जो भी कुछ है, तो ये सब कंपनी क्या है कि विद द हेल्प ऑफ आईटी ये लोग क्या करते हैं, ई कॉमर्स जो है फर्म्स चलाते हैं। अब ये बोला गया है क्या इस आर्टिकल में कि जिस तरीके से हम जानते हैं क्या कि जो भी कंपनी है इंडिया में अगर वो रजिस्टर्ड है, अगर इंडिया में रजिस्टर्ड है एज ए रेजिडेंट कंपनी के हिसाब से अगर वो बिजनेस कर रहा है, रजिस्टर्ड रेजिडेंट के हिसाब से बिजनेस कर रहा है, तो वो कंपनी अगर फॉरेन का कंपनी है बट वो रजिस्टर्ड है इंडिया में एंड रेजिडेंट
बिजनेसमैन के हिसाब से बिजनेस कर रहा है, बट वो कंपनी फॉरेन का है, तो वो कंपनी को कॉर्पोरेशन टैक्स देना पड़ता है, जो कि आप लोग जानते हैं कॉर्पोरेट टैक्स व कॉर्पोरेशन टैक्स। तो अंडर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 1961 इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में ये रेगुलेट करता है। बट कुछ कंपनी जैसा है, जैसे गूगल है, वो गूगल कॉर्पोरेशन है, तो ये रजिस्टर्ड है इन द यूएसए में रजिस्टर्ड है, बट यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इनका एडवर्टीजमेंट चलता है इंडिया में, चलता है बहुत सारा एडवर्टीजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से ये लोग इंडिया में एड वगैरह से कमाते हैं, बहुत सारे एड वगैरह जो भी कुछ है ये लोग का इनकम होता है। अब ये लोग क्या है कि ये लोग स्टेटस जो इनका है नॉन रेसिडेंट कंपनी है, नॉन रेसिडेंट कंपनी है विच इज नॉट रजिस्टर्ड इन इंडिया बट रजिस्टर्ड इन द यूएसए। So according to the income tax act, they are not liable to pay direct taxes. They are not liable to pay taxes because they are not a resident company, and though they are registered under the foreign entity, but they are not registered, so that is why they need not required to pay. So in the year 2016 में गवर्नमेंट एक्ट पास किया कि जो भी कंपनी इस तरीके से अगर रजिस्टर्ड है बाहर में, अगर इंडिया में अगर वो सेल कर रहे हैं और वहां से जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी गवर्नमेंट एक टैक्स लगाएगा, जिसको बोला जा रहा है आपका इक्वलाइजेशन टैक्स, या उसको बोला जा रहा है गूगल टैक्स। ये गवर्नमेंट 2016 के बजट में ही अनाउंस कर दिया था, बट ये अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था। नाउ दिस इज द फर्स्ट टाइम द गवर्नमेंट थॉट इसको इम्प्लीमेंट जो भी करना है इसका। सो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, गवर्नमेंट 1 अप्रैल 2020 से इक्वलाइजेशन लेवी लगाने वाला है। सो ऑलरेडी 1 अप्रैल से लेकर अप्रैल कंप्लीट हो गया, मई कंप्लीट हो गया, एंड देन जून कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर जुलाई का जो 7 तारीख है वो लास्ट डेडलाइन था इन कंपनियों को जो भी पे करना था, टैक्सेस पे करना था इन कंपनियों को, कि जो ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न है और ये जो सेल करते हैं, जो अमेज़न अपने जो वेबसाइट पर सेल करता है, इनसे जो रेवेन्यू जनरेट होता है उनके ऊपर गवर्नमेंट बोला है कि आपको 2% आपको टैक्स देना पड़ेगा, जितना भी आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। इसके पहले ये कंपनियां टैक्स वगैरह नहीं देती थी, बिकॉज ये कंपनी रजिस्टर्ड थी यूएसए में और ये नॉन रेसिडेंट हिसाब से यहाँ पर होती थी। अब ये आर्टिकल आप अगर पढ़िएगा तो इसमें यही बोला गया है कि दिस कंपनीज आर अप्रोचिंग टू द यूएस लॉबी, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक partnership forum to urge the finance ministry to defer the tax postpone date of payment। अब ये कंपनियां बोले कि अभी हम इसको पेमेंट नहीं करना चाहते, ये डिफर्ड कीजिए, बिकॉज इसमें बहुत सारे एम्बिग्यूटी है, बहुत सारे अभी चीज जो की है जो इंटरप्रिटेशन ठीक से नहीं हो पाया है, तो अभी हम ये नहीं देना चाहते। बट गवर्नमेंट अभी जो प्लान कर रहा है बोलते हम ये एक्सटेंड नहीं करना चाहते हैं। अगर आप इंडिया में बिजनेस करते हैं, अगर आप नॉन रेजिडेंट हिसाब से आप बिजनेस करते हैं, तो आपको भी ये गूगल टैक्स या इक्वलाइजेशन टैक्स, आपको इक्वलाइजेशन लेवी आपको देना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट इज गूगल टैक्स, व्हाट इज इक्वलाइजेशन लेवी, ये इस आर्टिकल में मैंने आपको पूरा डिटेल्स में बता दिया कि अगर कोई कंपनी है, मान लीजिए अमेज़न कंपनी है, अगर वो 100 रुपया अगर अपना किसी प्रोडक्ट को सेल कर रही है, तो उसके ऊपर उसको 2 रुपए गवर्नमेंट को उसको टैक्स देना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाट यहाँ पर बोला गया है। नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर एक टर्म बोला गया है जिसको बोला गया है रेवेन्यू से आपको देना पड़ेगा, ना कि आपको प्रॉफिट से देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको प्रॉफिट से आपको टैक्स नहीं देना है, आपको रेवेन्यू से टैक्स देना है। सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एंड द प्रॉफिट इज दैट रेवेन्यू का मतलब होता है वो जो प्रोडक्ट, जो भी गुड्स और सर्विसेज कंपनी सेल करती है, उसी को जो वहां से जो पैसा कंपनी के पास आता है उसी को बोला जाता है रेवेन्यू। और रेवेन्यू में से जितना भी सारा एक्सपेंसेस अगर बात कर देते हैं, जितना भी सारा रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस बात कर देते हैं, तो वही हो जाता है कंपनी का प्रॉफिट। तो यहाँ पर कंपनी को प्रॉफिट से नहीं देना है, यहाँ से उसको रेवेन्यू से देना है, बिकॉज प्रॉफिट से कंपनी इंडिया में नहीं जानता कि अमेज़न का कहां पर वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है। बट इंडिया में कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, मतलब कितना सेल किए हैं, और सेल के ऊपर आपको 2% आप जस्ट सिंपल सा आप हमको गूगल टैक्स दे दीजिए। सो दैट इज व्हाट दिस कंपनीज राइट नाउ दे डू नॉट वांट टू गिव दिस गूगल टैक्स, दे आर अप्रोचिंग टू देयर यूएस लॉबीज कि हमको नहीं देना है और लॉन्ग टर्म में हम इसको देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द इक्वलाइजेशन लेवी एंड द गूगल टैक्स। सो यहाँ पर आपको ये समझने वाली बेसिक चीज है कि इक्वलाइजेशन टैक्स और लेवी जो भी कुछ होता है ये डायरेक्ट टैक्स के अंदर में आता है, और ये आपका 2% जो की है गवर्नमेंट चार्ज करता है। ऑन केस ऑफ एडवर्टाइजमेंट ये कंपनी 6% यहाँ पर इसको चार्ज करती है। अगर एडवर्टाइजमेंट गूगल के ऊपर कोई एडवर्टाइजमेंट आता है, उससे इनकम कर रही है, तो उसको 6% उसको देना पड़ता है, और कोई भी अमेज़न है कोई प्रोडक्ट सेल कर रही है तो उसको 2% देना पड़ता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस 3 important news article from the July 6th and July 8th. Hope that you will understand this article. अगर आपको अच्छा लगता है तो please do like and comment on my comment section, and hope that we will try to understand more such economics and financial terms in future also. Thank you very much for cooperating me and listening patiently. Thank you very much.